If you like the video, please like, share and subscribe the channel. हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत पुनिया एंड आई एम परसुइंग वेटनरी साइंस। एक्चुअली आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट द लंग्स एंड अबाउट द एल्वेलाइज। ठीक है, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द इंस्पायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन एंड द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लंग्स से। Lungs, as we know that lungs is the respiratory organ in humans and these lungs are present in our thoracic cavity. ठीक है, present in our thoracic cavity, right? Now thoracic cavity. Now we know that there is one pair of lungs is present inside the human body, and these lungs are covered by double membrane. That membrane is called pleural membrane, right? तो मैं यहाँ लिखता हूँ a pair of lungs is present. It is covered by double membrane called pleural membrane, right? Pleural membrane. अब कौन कौन सी वो दो मेम्ब्रेन है? तो जैसे कि आप इधर डायग्राम में देख रहे हैं, there are two membranes are present. The first one is the parietal pleura. This parietal pleura is the outer membrane, and then the second membrane is the pleural membrane, that is the inner membrane, right? Now between these two membranes there is a fluid is present. That fluid is called pleural fluid, right? Now what is the function of this pleural fluid? This pleural fluid reduce the friction in the lungs, right? तो as pleural membrane यहाँ पर लिख देता हूँ, एज लिखा हुआ है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, राइट? मैं प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में बात लिख देता हूँ। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन हेल्प्स करती है, मेम्ब्रेन हेल्प्स टू रिड्यूस friction on the lung surface, right? Lung surface. Now जो ये मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये लाइन करती है थोरैक्सिक कैविटी से, और जो ये इनर मेम्ब्रेन है ये लाइन करती है टू द सरफेस ऑफ द लंग्स से, राइट? लाइंड टू द सरफेस of the lungs, right? And here this outer membrane lines the thoracic cavity. Now अब देखते हैं ये thoracic cavity क्या होती है, इसको कौन सराउंड करता है, कौन कौन सी बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जो कि थोरैक्सिक कैविटी को बनाती हैं। ठीक है, वो चीज हम देख लेते हैं आफ्टर दैट, राइट? तो यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, थोरैक्सिक कैविटी इज सराउंडेड by thoracic cage, right? thoracic cage की हेल्प से ये thoracic cavity हमारी सराउंडेड होती है। नाउ बात करते हैं व्हाट द स्ट्रक्चर्स comes inside the thoracic cage, right? Now you assume yourself and stand in like this position, or like in this position, as you know that your ventral side, that is the towards land,
जो टुवर्ड्स लैंड होती है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड वेंट्रल पोजीशन। तो हम देखते हैं कि अपने थोरैसिक कैविटी में वेंट्रल पोजीशन पे कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, वेंट्रल पोजीशन, वेंट्रल साइड कह सकते हैं, राइट। नाउ ऑन द वेंट्रल साइड देयर इज स्टर्नम इज प्रेजेंट, स्टर्नम इज प्रेजेंट अलोंग विद द रिब्स। भाई आप पता है रिब्स आगे की तरफ भी होते हैं और पीछे की तरफ भी होते हैं, तो अलोंग विद द रिब्स। नाउ वी टॉक अबाउट द डोर्सल साइड, राइट। डोर्सल साइड में कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? एज यू ऑल नो, एट द बैक और एट द डोर्सल साइड ऑफ अवर body there is a vertebral column is present, vertebral column is present along with ribs के साथ, right। now we talk about the anterior and the posterior side of the thoracic cage, right। तो anterior side की बात करते हैं, that is the upper side, तो anterior side की बात करते हैं तो we see that there is a clavicle bone is present along with the neck, right। neck के यहाँ पर clavicle bone present होती है, that helps to form the rib cage, ठीक है। अब बात करते हैं posterior side की, right, posterior side। तो posterior side में हम देखते हैं there is a diaphragm is present and you know the actual shape of the डायफ्राम इज डोम शेप्ड, और हम इसके बाद लंग्स के स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा डायफ्राम के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो अभी यहां लिख देता हूं डायफ्राम, राइट। राइट, ठीक है। अब बात आती है लेटरल साइड, थोरैसिक केज के लेटरल साइड क्या प्रेजेंट होता है? That lateral side, ये वाली साइड। तो as you all know, there is a ribs is present on the lateral side. Ribs are present, right। अब यहाँ तक क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स समझ आ गया है आपको? डबल मेम्ब्रेन से साउंडेड होता है, आउटर पैराइटल प्लूरा, इनर विसरल प्लूरा, राइट। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं लंग्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है। एज यू ऑल नो, मैंने आपको बताया था दिस इज द ट्रैकिया, राइट। ये ट्रैकिया होती है और ट्रैकिया के ऊपर क्या है? सी टाइप कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि डोर्सली इनकम्प्लीट होती है, राइट। अब ये ट्रैकिया क्या करती है? डिवाइड करती है प्राइमरी ब्रोंकस में, ठीक है। डिवाइड करती है प्राइमरी ब्रोंकस कहाँ डिवाइड करता है? सेकेंडरी ब्रोंकस में। सेकेंडरी कहाँ करता है? टर्सरी में, ठीक है। तो क्या फॉर्म करता है? फाइनली ब्रोंकियल ट्री फॉर्म करता है, ठीक है। आफ्टर दैट ब्रोंकियल ट्री के बाद क्या फॉर्म होता है? रेस्पिरेटरी ट्री। तो वो जो सब डिविजन है, जो पूरा सीक्वेंस है, वो लंग्स के अंदर हो रहा होता है, राइट। तो अब क्या होता है, ये लंग्स के इसके अंदर लोब्स होते हैं, राइट। ये आपको पता है, ये आपका है राइट लंग्स, ठीक है, राइट लंग, ठीक है। और दिस इज द लेफ्ट लंग। नाउ दिस लंग इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोब्स, राइट। ये 3 लोब्स में डिवाइड होता है, कुछ इस तरह से। एक लोब ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। इसको बोलते हैं अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। और बोल सकते हैं इधर ये कितने लोब्स में डिवाइड होता है? ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है, द फर्स्ट लोब एंड द थर्ड लोब। और ये एक्चुअली लेफ्ट जो लंग होता है, लेफ्ट लंग जो होता है वो राइट के कंपैरिजन में थोड़ा स्लाइटली छोटा होता है, ठीक है। और जो आप ये डिप यहाँ पर देख रहे हो, ये एक्चुअली होती है कार्डियक नोच, क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है और हमारा हार्ट स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है। दैट्स वाई यहाँ पे कार्डियक नोच क्रिएट हुई है, राइट। तो लोब्स की बात कर ली। अब लोब्स के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनसाइड लंग्स के अंदर क्या होता है? लंग्स के अंदर क्या होता है? लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लोब्स क्या फर्दर डिवाइड किस में होते हैं? लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं, लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं। नाउ these lobules is divided into air sacs, ठीक है, air
sacs, right? Now these air sacs finally divided into the smallest unit of the lungs that we called alveoli. तो 3 से 4 alveoli, 3 to 4 alveoli में ये जाकर एंड होते हैं, ठीक है। और इस तरह ही हर लोब्यूल्स में छोटे छोटे लॉब्स होते हैं, उनके अंदर लोब्यूल्स होते हैं, फिर एयर सैक्स होते हैं और फिर फाइनली हमारे एल्वुलाई आते हैं। और इसी तरह मिलियंस ऑफ एल्वुलाइज प्रेजेंट होती है इन आवर लंग्स। कितनी होती हैं? अबाउट, आपको बता दूं, about 300 millions of alveoli present in human lungs. Alveoli present in human lungs, right? Lungs. ठीक है, तो आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। अब इसके आगे बात करते हैं। तो अब ये तो इसके लिए ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, एल्वेलाई क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लंग्स, या क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, राइट? तो क्या कह सकते हैं, लिख देता हूं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, राइट? ठीक है। अब अगर हम एरिया की बात करें कि हमारे लंग्स में जो एल्वेलाइज प्रेजेंट हैं उनको अगर एक्सपेंड कर दिया जाए तो कितना एरिया कवर करेंगी, अगर उसकी बात की जाए तो मैं आपको बता दूं अबाउट 70 to 100 मीटर स्क्वायर, 70 to 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय आवर लंग्स, राइट? आप जानते हो ना मीटर स्क्वायर क्या है? अगर 1 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप उसको कैसे कर सकते हो? 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ, और ठीक है। एल्वेलाइज की वॉल्स कैसी होती हैं? तो एक्चुअली देयर आर 2 वॉल्स आर प्रेजेंट, वॉल्स ऑफ एल्वेलाई, ठीक है। तो 2 वॉल्स प्रेजेंट होती है, दैट्स द आउटर वॉल इज द आउटर वॉल बनी होती है मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, राइट? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, राइट? अब जो इनर वॉल होती है एल्वेलाई की, जो इनर वॉल होती है वो बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट? Now in our alveoli there are some special cells are present जिनको हम बोलते हैं squamous cell, right? क्या बोलते हैं? Special cells are present in alveoli and called squamous cells, right? Now what is the function of these squamous cells, right? अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एल्वेलाइज में, हमारे लंग्स में। अब वो रोल क्या होता है? एक्चुअली जो स्क्वैमस सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं नीमोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं? नीमोसाइट सेल्स, नीमोसाइट 1, ठीक है, नीमोसाइट 1, ठीक है। These pnemocyte 1 help in the gaseous exchange in the alveoli। जो आपके एल्वुलाइज और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसमें हमारी ये नीमोसाइट 1 सेल्स हेल्प करती हैं, राइट? इनके साथ साथ फ्यू नीमोसाइट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट जिनको हमने नाम दिया है नीमोसाइट 2, राइट? ऐसे ये नोट कर रहे, मिटा देता हूं यहां से थोड़ा, ठीक है। नीमोसाइट 2। अब नीमोसाइट 2 क्या काम करती हैं? नीमोसाइट 2 आपके लंग्स को प्रिवेंट करती है कोलैप्स होने से, राइट? किससे प्रोटेक्ट करती है? कोलैप्स होने से। एज यू नो देयर इज अ cartilage rings are present in the trachea and as well as in the bronchial tree, but there is a cartilage is absent in a
respiratory tree, but God gives us these pneumocytes, few pneumocytes बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं pneumocyte second. These pneumocyte seconds क्या करती हैं? Helps to prevent collapsing of collapsing. ठीक है. नाउ दूसरा फंक्शन क्या है इनका? दूसरा फंक्शन है ये आपके लंग्स में होने वाले जो सरफेस टेंशन जो क्रिएट होती है उसको रिड्यूस करने में भी आपकी हेल्प करते हैं. तो हेल्प्स टू रिड्यूस सरफेस टेंशन. ठीक है. अब इनके ऊपर नीट में कई बार ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको कंफ्यूज कर देगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ द pneumocyte 1 inside the alveoli और what is the role of the pneumocyte second cell inside the alveoli. तो आपको एक क्लियरली पता होना चाहिए कि दोनों का फंक्शन क्या है, राइट? तो इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आता है, कई बार आता है. ठीक है. अब इनसे अलग एक चीज और होती है alveoli में, कुछ there are some pores are present inside the alveoli, राइट? कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं एल्वोलाई के अंदर और उन पोर्स को हम नाम बोलते हैं पोर्स ऑफ कॉर्न. ठीक है. some pores are present inside the wall of alveoli, inside the wall of alveoli and called them pores of Kohn. क्या? Pores of Kohn, right? Now what is the role of these pores of Kohn? What is the role of pores of Kohn? ठीक है. तो actually these pore of Kohn helps to diffusion of gases easily. ये जो आपके एल्वोलाइज के अंदर गैसेस का डिफ्यूजन होता है उसको इजीली एक्सचेंज कराने में, उसको डिफ्यूजन को इजीली कराने में आपकी हेल्प करती है. ठीक है. हेल्प टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इजीली, राइट? ठीक है. इतनी बात क्लियर है. मैंने आपको बताया कि आपके लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस तरह से डिवीजन होता है. मैंने आपको जो लंग्स है, लंग्स के सरफेस, लंग्स पे कितनी कवरिंग होती हैं, कौन सी कवरिंग कहाँ होती है, उसके अंदर एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसका क्या वर्क होता है, वो मैंने आपको बताया. अब मैंने आपको बताया कि inside the lungs there are several lobes are present. There are 3 lobes present on the right lungs, 2 lobes are present on the left lungs. Now these lobes are further divided into the lobules, and these lobules after divided into the air sacs, and finally the smallest unit of lungs is alveoli. तो air sac alveoli में फिर डिवाइड होते हैं फाइनली, राइट? इतना मैंने आपको बताया. उसके बाद मैंने बताया कि जो एल्वोलाइज होती हैं, जो उसकी वॉल्स होती हैं, उनमें कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सबसे पहली सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो नीमोसाइट सेल्स होती हैं. नीमोसाइट 1 जिसको हम बोलते हैं, हाँ जी, हाँ. तो दीज नीमोसाइट सेकंड सेल्स क्या करती हैं? आपके एल्वोलाइज को कोलैप्स होने से बचाती है. कैसे बचाती हैं? एक्चुअली ये एक फोस्फोलिपिड एक सब्सटेंस छोड़ती हैं जिसको हम बोलते हैं लैसिथिन. ठीक है. एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसको हम बोलते हैं लैसिथिन. लैसिथिन क्या है? एक तरह का फोस्फोलिपिड है. ठीक है. और ये फोस्फोलिपिड आपकी एल्वोलाइज को कोलैप्स होने से बचाता है. ठीक है. बाय रिड्यूसिंग इट्स सरफेस टेंशन, राइट? बाय रिड्यूसिंग इट्स सरफेस टेंशन, राइट? इतना क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. अब लंग्स के बारे में, लंग्स के नेचर के बारे में बात करते हैं. मैमिलियन लंग्स क्या होते हैं?
mammalian lungs are spongy in nature and there is no central cavities present inside the human lungs or mammalian lungs, right? अब and no central cavity is present, ठीक है। लेकिन जब बेबी का बर्थ होता है और वो फर्स्ट टाइम ब्रीथ करता है तो सम वॉल्यूम ऑफ एयर गोज इनसाइड द लंग्स एंड तो एयर जाती है। अगर बर्थ हुआ है और वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ है तो उसने ब्रीथ किया होगा और कुछ अमाउंट ऑफ एयर उस बेबी के लंग्स तक गई होगी, ठीक है। तो अब ऐसे डिटेक्ट कर, तो ये चीज लेडी बोलती है कि अगर मेरा बेबी मेरे वोब में ही मर गया था तो ये जो लंग्स हैं इनको अगर हम पानी में सिंक करते हैं तो ये सिंक क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, अगर बेबी मरा हुआ पैदा होता तो उसके लंग्स में एयर प्रेजेंट नहीं होती और अगर एयर प्रेजेंट नहीं होती तो जो वो लंग्स है वो इजीली पानी में सिंक कर जाता। लेकिन उस वोमेन को इतनी नॉलेज थी कि उसने अपने बेबी के जो लंग्स निकलवा के जो उसको टेस्ट कराया लेबोरेटरी में और उन्होंने उसको सिंक किया तो वो सिंक नहीं हुए, ठीक है, वो ऊपर ही फ्लोट करने लगे। तो इससे लेडी को पता चल गया कि मेरा जो बेबी था वो आफ्टर बर्थ उसकी डेथ हुई है। अब वो कैसे हुई है, दैट्स द फर्दर प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हो, क्योंकि अगर उसके लंग्स में एयर प्रेजेंट नहीं होती तो आप कह सकते थे कि बेबी इनसाइड द वो भी मर गया होगा, राइट, ठीक है। इतने बात क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द लंग्स, देयर इज no power of self contraction and self expansion in our lungs. हमारे लंग्स के पास ऐसी कोई मसल्स प्रेजेंट नहीं होती जो उसको सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन में या सेल्फ रिलैक्सेशन में हेल्प करें। तो हमारे पास एक पॉइंट आता है, मसल्स आर एब्सेंट in mammalian lungs, right, and power of self contraction and self relaxation is not present, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यही सब था अबाउट लंग्स आपके सिलेबस में। इससे आगे हम बात करते हैं डायफ्राम के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था डायफ्राम आपकी थोरैक्सिक कैविटी, थोरैक्सिक केज को बनाने में हेल्प करता है और ये किस पोजीशन में प्रेजेंट होता है, ऑन द पोस्टीरियर साइड, राइट, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब डायफ्राम की नॉर्मल शेप क्या होती है, डोम शेप होती है, ठीक है। चलो लिखते हैं, अरे राइट। तो डायफ्राम की नॉर्मल शेप कैसी होती है, डोम शेप, ठीक है। और एक्चुअली ये क्या होता है, मस्कुलर सेप्ट होता है। हाँ जी, अब बात करते हैं डायफ्राम के बारे में। तो डायफ्राम मैंने क्या बताया था आपको, डायफ्राम हेल्प करता है आपके थोरैक्सिक केज को बनाने में, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थोरैक्सिक केज, राइट। अब एक्चुअली डायफ्राम होता क्या है, तो डायफ्राम इट इज अ मस्कुलर सेप्टम
that divides the body into two parts. कौन कौन से दो पार्ट्स? ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट्स? आपको पता है आपका डायफ्राम यहां होता है बिलो लंग, राइट, और ये इसकी जो शेप होती है वो होती है डोम शेप, राइट, डोम शेप। और ठीक है, और ये डायफ्राम दो पार्ट्स में आपकी बॉडी को डिवाइड करता है। ठीक है, पहला पार्ट होता है द अपर थोरैक्सिक रीजन और लोअर थोरैक्सिक कैविटी। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करता है? अपर थोरैक्सिक कैविटी एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस डायफ्राम के बारे में, इतना समझ आ गया कि जो आपका डायफ्राम है एक नॉर्मली स्टडी है कि एक हेल्प करता है हमारी बॉडी को, मतलब डिवाइड कर देता है, क्योंकि ये यहाँ प्रेजेंट होता है, तो इससे ऊपर का जो रीजन होता है उसको हम थोरैक्सिक कैविटी रीजन बोलते हैं, और जो इसके नीचे का रीजन आता है उसको एब्डोमिनल कैविटी रीजन बोलते हैं, क्योंकि दिस इज द एब्डोमेन। ठीक है, और दिस इज द थोरैक्सिक कैविटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डायफ्राम है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑल द मैमिलिया क्लास। जो जितने भी मैमिलिया क्लास है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर डायफ्राम होता है। ठीक है, डायफ्राम होता है। लेकिन एक ऐसी भी क्लास है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर डायफ्राम होता है, लेकिन वो मैमिलिया क्लास के अंदर नहीं आता। तो वो कौन सा है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो एक्चुअली इनसाइड द क्लास रेप्टाइला देयर इज अ कॉकरोच, एंड कॉकरोच हैव द डायफ्राम, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है मैमल्स का, लेकिन एक तरह से एक्सेप्शन आप कह सकते हो, ये प्रेजेंट होता है रेप्टाइला के क्रोकोडाइल में भी। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्वेश्चन नीट में आता है कि मैमिलिया जो डायफ्राम है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैमल्स का है, लेकिन एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर डायफ्राम होता है और वो मैमिलिया क्लास को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो? इट इज द diaphragm is characteristic feature of all mammalians, right, and in crocodile also, right। ठीक है, अब अदर फंक्शन ऑफ द डायफ्राम की अगर हम बात करें तो एक्चुअली देयर इज इन द डायफ्राम रेडियल मसल्स इज प्रेजेंट, एंड दीज रेडियल मसल्स हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। तो वी कैन से दैट कि डायफ्राम हेल्प्स इन द इंस्पायरेशन, क्योंकि जो आपकी मसल्स प्रेजेंट होती है डायफ्राम में वो आपकी हेल्प करती हैं इंस्पायरेशन में। और इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प्स इन द इंस्पायरेशन। तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं, कुछ मसल्स का नाम आता है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगा, तो आप उसमें वहां से देख के आप पता लगा सकते हैं। तो अब मैं आगे इसमें लिख देता हूँ। अब कैसे हेल्प करता है इंस्पायरेशन, वो चीज हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, वो पूरा इंस्पायरेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे हम
इंस्पायर करते हैं और कैसे हम एक्सपायरेशन करते हैं। ठीक, तो रेडियल muscles are present that help in contraction and relaxation of diaphragm। ठीक है, अब जब डायफ्राम राइट, अब जब डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ठीक है, अब डायग्राम की नॉर्मल शेप क्या होती है? डोम शेप। दैट मीन्स अगर यहाँ आपके लंग्स हैं, दिस इज द ट्रैकिया एंड दिस इज द लंग्स, राइट, एंड दिस इज द लंग्स, ठीक है, तो यहां पर एक मस्कुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज द डायफ्राम। ठीक है, और जो ये इसकी शेप है इस तरह की, दिस इज द डोम शेप। ठीक है, तो ये डोम शेप किस में? नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, इन लिख देता हूं, इन नॉर्मल कंडीशन, राइट। अब क्या होता है, रेडियल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होकर ये यहां से ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगी, दैट मीन्स ये इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, दैट इज द रिलैक्स स्टेट, और दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। अब अगर आपका जब रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो जो आपके थोरैक्सिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? एज वी ऑल नो PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहाँ क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट होके ये इधर नीचे की तरफ आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, तो थोरैक्सिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम को हमने इंक्रीज कर दिया। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर प्रेशर थोरैक्सिक कैविटी के अंदर डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है लंग्स में भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो दैट मीन्स जो प्रेशर एयर ने क्रिएट कर रखा था लंग्स के अंदर वो क्या हो गया? कम हो गया। अब जब प्रेशर कम हो गया तो जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां से एयर फ्लो करेगी इनसाइड, क्योंकि जो लंग्स का जो प्रेशर है वो किसके कंपैरिजन में कम हुआ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। खैर वो चीजें अभी इंस्पायरेशन में हम पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे कि व्हाट चेंजेस कम्स इनसाइड द बॉडी व्हेन द इंस्पिरेशन टेक प्लेस, राइट। तो इतना आपको क्लियर है यहां तक, आई थिंक। अब कुछ इसके बाद कुछ मसल्स की बात करते हैं जो कि हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। हमारे रिब्स हैं उनके बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है।